हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये BS पेडागॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे EVS की थीम्स। तो NCERT ने EVS के सिलेबस को कुछ थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। ये थीम्स क्या हैं? टोटल 6 थीम्स हैं EVS में। पहला क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा है फूड। थर्ड है शेल्टर। फोर्थ है वाटर। फिफ्थ है ट्रबल और 6 है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो क्या है? फर्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स। बेसिकली EVS कब लगती है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में लगती है ना। तो छोटे बच्चों को मैथ्स और सोशल साइंस ये सब में ऐसे डिवाइड नहीं किया हुआ है। क्या किया है? EVS में ही बहुत सारे जो टर्म्स हैं जो ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, तो वो डिफरेंट अलग से साइंस की बुक और सोशल साइंस की बुक नहीं रखी है, EVS में ये सब कुछ इंक्लूडेड कर दिया है। ठीक है, तो पहला, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो पहला जो इनका इंटरेक्शन किस में होता है? बचपन से पैदा होते हैं तब तो होते ही ऑफकोर्स। जैसे अब उनको थोड़ा सा संज्ञान मिलने लग, चीज़ों को जानने लगते हैं, तो फैमिली ही रहती है पहली, फिर उसके दोस्त हो गए। तो किस में बटा हुआ है? फर्स्ट थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स से शुरुआत होती है। फिर फूड, खाना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या न्यूट्रिशन है, कितने प्रकार के खाने होते हैं, ये सब, जिसमें आपके वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगन्स हो गए, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। फिर है शेल्टर, जो आश्रय है, घर है, वो कितने प्रकार के होते हैं, इस जगह पे कौन से घर बनाए जाते हैं, ये सब है उसमें। फिर है वाटर, पानी, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, उसको कंजर्व कैसे करते हैं, ये सब है उसमें। फिर है ट्रबल। ट्रबल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बींग के एक जगह से दूसरे जगह पे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, व्हीकल कौन कौन से होते हैं, ये सब इसमें है। और थिंग्स दैट वी कैन मेक एंड डू, जो इंसान, जो ह्यूमन बींग है, जो काम करता है और बनाता है, वो सब चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो कितनी थीम्स है? टोटल 6 थीम्स हैं EVS में। कौन कौन सी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रबल, थिंग्स वी मेक एंड डू। अगर आप इसको एज ए एग्जाम्पल लो कि आप कहीं गए ट्रेवल करने, तो या फिर आप ऐसे इंडिविजुअल लो कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फूड, आपको खाना भी तो चाहिए। फिर शेल्टर चाहिए, रहोगे कहाँ? घर। वाटर, पियोगे क्या? फिर ट्रैवल, कहीं घूमने भी तो जाओगे। फिर अब घूमने गए तो हम बैठे बस थोड़ी ना रहोगे, कुछ तो करोगे। तो थिंग्स दैट वी मेक एंड डू। तो ये सारी 6 थीम्स हैं जो कि आप याद कर सकते हो ऐसे: फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है। अब फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर सब थीम होती है कुछ EVS की। तो EVS की कुछ, उससे पहले हम सब थीम से पहले थीम्स को ही देख लेते हैं, EVS की थीम्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर फूड, देन शेल्टर, वाटर, फिर ट्रैवल, देन थिंग्स वी मेक एंड डू। एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर फूड, देन शेल्टर, वाटर, फिर ट्रैवल, देन थिंग्स वी मेक एंड डू। दीज आर द थीम्स ऑफ EVS। अब इन्हीं थीम्स के अंदर आता है सब थीम्स ऑफ EVS। तो सब थीम्स हैं फैमिली और फ्रेंड्स। थीम्स के अंडर ही आता है सब थीम, और ये और किसी की नहीं है, बस फैमिली एंड फ्रेंड्स का ही। अगर आप देखोगे आपके CTET सिलेबस में EVS का, तो उसमें है थीम्स और सब थीम आपको मिल जाएंगी। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप्स, जिसमें रिश्तों के बारे में दिया गया है। वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स, ये क्या है? ये सब थीम है फैमिली और फ्रेंड के अंदर। कितने सब थीम है? 4। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट, याद रहेगा। टोटल थीम्स कितनी है EVS के अंदर? 6 थीम्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स, दिस इज फर्स्ट थीम। सेकंड में क्या है? हाँ बताइए, सेकंड में क्या था, हमने पढ़ा था? सेकंड में कौन सी थीम थी? गुड, फूड। देन थर्ड में, कम ऑन, थर्ड में कौन सी थी? फूड के बाद क्या आ रहा था? शेल्टर, वेरी गुड। देन 4 नंबर पे कौन सा था? शेल्टर के बाद, गुड, वाटर। फिफ्थ में ट्रैवल, वेरी गुड, ट्रैवल। देन 6 में क्या था? थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू।
ये क्या हो गई, ये थीम्स हो गई, जो 6 थीम्स हैं ईवीएस में। तो कौन कौन सी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रबल, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब इसी फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर 4 सब थीम्स हैं, कौन कौन सी हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। याद रहेगा, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन शुड बी मेड सेंसिटिव, मतलब बच्चों को संवेदनशील। ईवीएस का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना है, संवेदनशील, वो संवेदनशील मतलब सेंसिटिव बनाना है उनको ऐसा ना हो जाए कि वो अपैथेटिक हो जाए, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अपनी सराउंडिंग से। तो इसलिए बच्चों को सेंसिटिव बताना है। किस लिए सेंसिटिव बनाना है, किनके प्रति, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति। उन्हें जेंडर बायस के प्रति सेंसिटिव बनाना है, जेंडर रूढ़िवादिता जो है उसके लिए सेंसिटिव बनाना है, कि वो अपनी भाषा में ऐसी भाषा ना यूज करें जो कि जेंडर बायस को शो करे। उन्हें मेल और फीमेल इक्वल जो होती है ना, इक्वल लेकर चलना है, और उन्हें ऐसी भाषा का उपयोग करना है जिससे किसी भी दूसरे जेंडर को बुरा ना लगे, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति सेंसिटिव बनाना है, उन्हें बताना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो समाज में रहते हैं और समाज से ही सीखते हैं। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, सामाजिक मुद्दा है, तो वो अगर स्कूल में नहीं भी सिखाया जा रहा तो वो समाज से, जिस घर में रहते हैं तो वो रूढ़िवादिता जो सोच है समाज की वो से वो अपना लेंगे। तो हमें क्या करना है, बच्चों को संवेदनशील बनाना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ गया जेंडर, आ गया, फिर बच्चे कुछ होंगे जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा, बच्चे कुछ होंगे जो लो आईक्यू वाले होंगे, उनके प्रति भी तो संवेदनशील बनाना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या आता है कि सब यूनिक हैं, किसी में कोई वीकनेसेस है, किसी में कोई स्ट्रेंथ है, तो सबको इक्वली लेकर चलना है। ठीक है, फिर है प्लांट्स, तो सराउंडिंग के प्रति सेंसिटिव बनाना है, कि प्लांट्स के प्रति कि उन्हें वो खुद से जाएं, ऑब्जर्व करें अपने आसपास कौन कौन से, आप उन्हें बोल सकते हो कि गो एंड फाइंड 5 प्लांट्स नियर योर हाउस जो कि डिफरेंट प्रकार के हों, फिर उन्हें आप डिस्कस करो क्लास में। तो प्लांट्स के प्रति सेंसिटिव बनाना है, वाटर के प्रति सेंसिटिव बनाना है, उन्हें बताना है कि पानी को कंजर्व करना है, एक्सेसिव वाटर नहीं यूज़ करना है, वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। एनिमल्स के प्रति सेंसिटिव बनाना है कि कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल हैं। एनिमल्स को ऐसे, जैसे बच्चों को देखोगे आप, कुछ जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पत्थर लेकर कुत्तों को मारते रहते हैं ना गाँव में या फिर कहीं भी। तो उन्हें सेंसिटिव बनाना है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको इक्वल एकता की भाव से देखना है और किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। तो बच्चों को संवेदनशील बनाना है। ठीक है, अब हम अगर एनसीएफ की बात करें तो कुछ मूल्यांकन के लिए जो है तो एनसीएफ ने क्या एक रूपरेखा दी थी मूल्यांकन के लिए, फिर क्यूरिकुलम आप बोल सकते हो, ये क्यूरिकुलम के लिए एक क्यूरिकुलम ये एनसीएफ ने एक रूपरेखा दी थी। फर्स्ट में क्या है, इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, तो विद्यालयी ज्ञान को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। जो सिर्फ स्कूली जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहे कि बुक में पढ़ लिया बस छोड़ दिया, रियल लाइफ से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं रखना है, बच्चों के स्कूली ज्ञान को बाहर आउटसाइड जो दुनिया है उससे जोड़ना है। जैसे अगर वाटर पढ़ाना है तो बाहर ले जाके बच्चों को वाटर के रिसोर्सेज जो है उनके बारे में, नदी, रिवर हो गई, तालाब हो गए, छोटे मोटे नल हो गया, पानी पीने वाला जो रहता है ग्राउंड में, वहाँ पे ले जाके वाटर दिखाना है, उन्हें उससे जोड़ना है, जो कल्चर है उससे जोड़ना है। लर्निंग अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, तो जो रोट मेमोराइजेशन है, बच्चों को रट्टाफिकेशन है, उससे बाहर करना है, सिर्फ उसमें जोर नहीं देना है, मेमोरी के सिर्फ एस्पेक्ट में जोर नहीं देना है, बाकी भी उनको लर्निंग बाय डूइंग करवाना है। तो रटने के बजाय समझ, गतिविधि, अनुभव आधारित अधिगम पर बल देना है, एक्सपीरियंस से लर्निंग करवाना है। जब वो बच्चे बाहर निकलेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो चीज़ों को अपने आप सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या है, इनरिचिंग द क्यूरिकुलम, तो क्यूरिकुलम कैसा करना है, इनरिच मतलब कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो जिज्ञासा, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकास करे। कैसा होना चाहिए, जिससे बच्चे क्यूरियस बने। कैसे बने, क्यूरियस बने। सिर्फ टेक्स्ट बुक पे आधारित होकर नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से बाहर आना है, टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, क्यूरिकुलम होना चाहिए।
फिर है मेक एग्जामिनेशन फ्लैक्सिबल, तो मूल्यांकन केवल परीक्षा आधारित न होकर सतत एवं व्यापक होना चाहिए। तो जो मेन जो इवेल्युएशन का, मूल्यांकन का, असेसमेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस और व्यापक सतत होना चाहिए, मतलब निरंतर होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, ना कि एक रिजिड बना लिया सिर्फ उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं उससे भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। नर्चरिंग एंड आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है कि नेशनल जो वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुकिश ज्ञान तक ही सीमित रख दें बच्चों को, उनको नेशनल वैल्यूज़ बतानी है, महत्ता समझानी है वैल्यूज़ की, कि क्या मूल्यों, शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, शांति तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारी का विकास करना है। उन्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं रखना है, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्य समझाने हैं, समानता, इक्विटी बतानी है कि सबके साथ समान भाव करना चाहिए, शांति, काम रहना चाहिए, और इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट के प्रति उनको सेंसिटिव बनाना है, उन्हें बताना है कि हमें सिर्फ इन्वायरमेंट से लेना नहीं है, उसका ख्याल भी रखना है। तो ये सारे विकास कब होंगे, जब हम स्कूल में उनको ये नर्चर करेंगे, उन्हें हम सिखाएंगे स्कूल से। तो स्कूल का काम सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज देना नहीं है, स्कूल का काम बच्चों में वैल्यूज़ को भी बताना है, सिखाना है, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक समाज का निर्माण होगा, ये सारी जो बेसिकली, और इन सबको एक्टिविटी के थ्रू से समझाना है। जैसे अगर आपको इक्विटी समझाना है तो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाना है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे रहे हो, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, आप जेंडर स्टीरियोटाइप है जो अपना वो क्लास से बाहर रख के आ रहे हो, उसके आप अंदर उससे इन्फ्लुएंस होकर अपना पर्सपेक्टिव लेकर कि सिर्फ बॉयज़ को मॉनिटर बना रहे हो, फिर स्पोर्ट है सिर्फ बॉयज़ को चांसेस दे रहे हो, तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव हैं उनको बाहर रख के आना है क्लासरूम में, और इंटीग्रेटेड क्लासरूम एक्टिविटीज़ करवानी है। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस टीचिंग की बात करें, तो ईवीएस की टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है कि नोन टू अननोन जाना है, बच्चों को पहले जो वो जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, जैसे वाटर पढ़ा रहे हो तो वाटर, उनके बॉटल में पानी है, आप वहाँ से शुरू करो कि इतने आपके घर के आसपास आपका पानी कहाँ से आता है, ट्यूबवेल से आता है, किसी के अगर गांव है तो नल से आता है कि झरने से आता है, तो आप यहाँ नोन से अननोन में जाना है। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है, जैसे अब नंबर्स आप पढ़ा रहे हो तो पहले आप 1 एप्पल 2 एप्पल ऐसे एग्जाम्पल आप दोगे ना, फिर नंबर का, जैसे हम जब मैथ्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले स्मॉलर, ग्रेटर, ऐसे सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो पहले कॉन्क्रीट में रहना है, देन अब्स्ट्रैक्ट में जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ठीक है, लोकल से ग्लोबल जाना है, पहले उनके एरिया का आपको बताना है, फिर आपको शहर का बताना है, फिर आपको उनके स्टेट का बताना है, देन कंट्री का, ऐसे फिर कंट्री से बाहर जाना है, तो लोकल से ग्लोबल जाना है, होल टू पार्ट जाना है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपको पहले एज अ होल कहानी कोई समझा रहे हो तो आप एज अ कहानी समझा दो, फिर उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के बच्चों को देना है, होल टू पार्ट जाना है। लर्निंग बाय डूइंग में फोकस होना चाहिए, बच्चों को करके सीखना है, ठीक है, बच्चों को करके सीखना है। अगर आप लीव्स पढ़ा रहे हो तो 2-3 आप उनको, बच्चों को बगीचे में लेकर जाओ, जो पार्क है स्कूल का उसमें लेकर जाओ, 2-3 प्रकार की लीव्स आप उनको दिखा दो कि ये नीम की लीव्स ऐसे होती हैं, ये ऐसे होता है, डिफरेंट टाइप्स के, तो उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे जो ईवीएस की टीचिंग का प्रिंसिपल है, या फिर कोई भी आप क्यूरिकुलम ले लो, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे निर्भर करती है या फिर पालन करती है। कोरिलेशन होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए मतलब सारे जो बच्चे हैं वो एक साथ सीखने चाहिए, पेयर ग्रुपिंग में होनी चाहिए, पेयर्स बनाने चाहिए, आपको एक दूसरे से सीखना चाहिए, जैसे टीचर और बच्चे डेमोक्रेटाइज वेज में, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऐसे है ना, कि बच्चों से ही, जैसे क्लासरूम है और टीचर से, तो दोनों को मिलजुल के काम करना है, ना कि सिर्फ टीचर सेंटर्ड कर देना है। तो कोरिलेशन होना चाहिए बिटवीन द पीयर्स, बच्चों के बीच में भी होना चाहिए और टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, कि बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखें, तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, इन सब पे बहुत ज़्यादा ही जोर है।
चाहे एनसीईआरटी की बात कर लें चाहे एनसीएफ की बात कर लें, तो बच्चों को करके सिखाना है, एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन एट द प्राइमरी स्टेज लर्न बेटर थ्रू इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस। तो बच्चे एकीकृत एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखते हैं, ना कि इंडिविजुअल में। आपको पता है कि साइंस जो है वो 5th तक नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ईवीएस में ही सब कुछ इंक्लूडेड होता है। प्राइवेट कुछ स्कूलों में लगा देते हैं, वो अलग बात है, बट जनरली नहीं लगती है। तो बच्चे प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे अलग अलग विषयों में स्वाभाविक रूप से विभाजित नहीं करते हैं। वे अपने अनुभवों के माध्यम से दुनिया को एक संपूर्ण इकाई के रूप में समझते हैं। तो इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो समझते हैं। हेंस ईवीएस इज टॉट एट वन सब्जेक्ट फ्रॉम 3rd to 5th तक। फ्रॉम 4th ऑनवर्ड्स एट चिल्ड्रंस, ये 6th लिखा हुआ है, सॉरी 6th है, हाँ, ऑनवर्ड्स एट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके संज्ञान का विकास हो जाता है। इसलिए फिर साइंस और सोशल साइंस को वो क्या कर लेते हैं, सेपरेट समझने लगते हैं। साइंस भी और सोशल साइंस की अलग अलग बुक्स हो जाती है। नहीं तो 5th तक क्या होता है, ईवीएस ही रहती है जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड रहता है। अरे हम ईवीएस क्लासरूम की बात करें, वो कैसा होना चाहिए, ईवीएस का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। मतलब बच्चों के हिसाब से क्लासरूम होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके नीड के हिसाब से होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, गतिविधि आधारित, कि बच्चे कर के सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है, जिसको जॉन डुई ने अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जिनको उनको जन्मदाता बोला जाता है, उन्होंने इसको बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग, इंक्वायरी ओरिएंटेड, जिज्ञासा एवं खोज पर आधारित। तो ध्यान रखना बच्चे यार क्यूरियस, बच्चे क्या करते हैं, क्यूरियस होते हैं। तो और उनमें लर्निंग की एबिलिटी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप देखोगे 2 से 3 साल 4 साल, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। वो उनके ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, आप वहाँ पे मंदिर क्यों है, भगवान जी वहाँ पे क्यों रहते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो उनकी क्यूरियोसिटी को और हमें क्या करना है, बढ़ाना है, ना कि हमें उन्हें सप्रेस करना है। तो हमारी जो एक्टिविटी है क्लासरूम है वो इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव, एक दूसरे की हेल्प करके बच्चे सीखने चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए क्लासरूम, कोलैबोरेटिव होने चाहिए, सहयोगात्मक होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल। तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, डिस्कशन ओरिएंटेड, चर्चा आधारित होना चाहिए। आप सारे ऑप्शन जो देखोगे इसमें जो तो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे को आपको बस सेंटर में रखना है, बच्चा इन्वॉल्व रहे, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा इन्वॉल्व है, कब इन्वॉल्व होगा, जब बहुत सारे सवाल पूछेगा, खुद से करेगा, दूसरों को करता हुआ देखेगा, फिर उनके साथ मिलके करेगा। तो ये ईवीएस क्लासरूम की आप बोल सकते हो क्या स्पेशलिटी है, उसकी मेन ऑब्जेक्टिव है, कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, अनुभव आधारित, बच्चे करके सीख रहे हैं। कैसा होना चाहिए क्लासरूम, क्रिएटिव एंड जॉयफुल, रचनात्मक एवं आनंददायक होगा। आप देखोगे कि बोर्ड में प्रिंटेड फोटोज, पिक्चर्स और बहुत सारे गेम्स, ये सब होने चाहिए क्लासरूम में। क्रिएटिव एंड जॉयफुल, रचनात्मक एवं आनंददायक, तो बच्चे को करके मजा आएगा ना, सिर्फ लेक्चर सुनने से बच्चे तो नहीं इन्वॉल्व होंगे। इंक्लूसिव और समावेशी होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब सारे जो बच्चे हैं, कोई एबल होंगे, कोई कुछ डिसेबल होंगे, या फिर डिफरेंट कल्चर से आए हुए होंगे, तो सबको इंक्लूसिव, समावेशी होना चाहिए, सबकी नीड का ख्याल रखना चाहिए। कनेक्टेड विथ डेली लाइफ, तो मेन बात क्या है कि जब प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे होते हैं तो हमें कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है। बच्चे के कल्चर के हिसाब से आसपास की चीज़ों से लेकर चीज़ें समझानी होती हैं, ताकि बच्चे जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। वो अपने जो घर में देखते हैं उन चीज़ों से जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो उससे फैमिलियर होते हैं। तो कनेक्टेड विथ डेली लाइफ होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे ये ईवीएस का क्लासरूम है, जिसपे जो टीचर है वो बैठ के बच्चों को समझा रही है। यहाँ पे सेव ट्री, सेव लाइफ आप देखोगे बोर्ड में, नेचुरल, बायोलॉजिकल, सोशल, मैन मेड, तो ये सब आप देखोगे। ये क्या ईवीएस क्लासरूम का उदाहरण है कि सब कुछ नेचर, एवरीथिंग इज देयर। प्लांट सिखा रही है, प्लांट के बारे में बता रही है मैम। तो क्या किया है, गमले जो हैं प्लांट अराउंड अस, तो गमले उठा के क्लासरूम में लाए गए हैं, बच्चों को लीव्स दिखा रही है पढ़ाने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज हाउ ईवीएस क्लासरूम शुड बी।
फिर है रोल ऑफ द टीचर, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं बेसिकली सारे। अगर पेडागोजी की हम बात करें तो एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए क्लासरूम में। तो ऐसे ही ईवीएस में क्या रोल होना चाहिए, तो इनकरेज करना है क्वेश्चनिंग को, टीचर को क्या करना है, क्वेश्चनिंग को इनकरेज करना है। ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में इन्वॉल्व रह सकें, करके सीखें। प्रमोट करना है डिस्कशन को अगर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हें डांट के बैठा नहीं देना है, क्या करना है, इसको डिस्कशन को प्रमोट करना है। यूज़ लोकल रिसोर्सेज जो आसपास के रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना है। क्रिएट जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, क्या करना है, जॉयफुल लर्निंग मतलब बच्चों को करके मज़ा आना चाहिए, तभी तो वो करने हैं, सीखने में, उन्हें प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए। इन रिजल्ट नहीं देखना है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनकी प्रोसेस जॉयफुल होनी चाहिए ताकि वो सीख सकें। अगर उन्हें करने में मज़ा आने लगा तो वो ऑलरेडी अपने आप सीखने लगेंगे। चिल्ड्रन के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं करना है कि डांट के बैठा देना है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उनके जो नए नए आइडियाज़ हैं उनके रिस्पेक्ट करने हैं उन्हें, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी और इंक्रीज़ हो। इनकरेज करना है कोलैबोरेशन को, कि ग्रुप में सीखें, बच्चों से बात करें, फ्रेंड्स से बात करें, तो इनकरेजमेंट। अवॉइड एक्सेसिव लेक्चरिंग, तो जो बहुत सारी लेक्चर बच्चों को नहीं देना है कि वो नींद में आके सो जाएं, तो अवॉइड करना है लेक्चरिंग के। मेनली पूरी की पूरी जो क्लासरूम है, टीचर है, सबको क्या करना है, स्टूडेंट सेंटर्ड होना है, बच्चे को महत्व देना है। सेंटर में किसको रखना है, चाइल्ड को सेंटर में रखना है। अच्छा क्यूरिकुलम बनाना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, डेमोक्रेटिक रूप से क्लास को चलाना है, समय समय पर मूल्यांकन करना है, जेंडर बायस नहीं करना है, जो अपना पर्सपेक्टिव है उसको नहीं क्लास में लेकर जाना है, डेमोक्रेटिक वे में हैंडल करना है। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, ईवीएस की बुक की, तो वो क्या नाम है इसका, लुकिंग अराउंड इज एन इंटीग्रेटेड चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी बेस्ड टेक्स्ट बुक दैट प्रमोट्स लर्निंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे कि क्या ऐसे होना चाहिए ईवीएस की बुक, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, चाइल्ड सेंटर बच्चा सेंटर में है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग, वो काम करके सीख रहा है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहा है, तो प्रमोट करती है देखो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मेन फोकस किस में है, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, जो एक्सपीरियंस से बच्चा सीख रहा है। तो ये बेसिक उसकी जो मेन पॉइंट है वो है। अब फील्ड ट्रिप से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जैसे शैक्षिक भ्रमण। तो फील्ड ट्रिप ध्यान रखनी है आपको क्या होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस उठाया बैग और चल दिया। क्वेश्चंस आते हैं इसमें से कि प्लान्ड और पर्पसफुल होनी चाहिए, प्री प्लान्ड होनी चाहिए। टीचर को पहले प्लान करना है फील्ड ट्रिप का कि वो क्या करेगी, फिर ड्यूरिंग फील्ड कि वहाँ पे जाके बच्चों से आप क्या करवाओगे, एक्टिविटी कौन सी करवाओगे, फिर उसके आने के बाद इवेलुएट करना है कि बच्चे क्या सीखे, कैसे किए। तो ये प्लान्ड होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए। प्लेसेस कौन कौन से ईवीएस फील्ड ट्रिप के हो सकते हैं, पार्क में ले जा सकते हो, फॉर्म में ले जा सकते हो, हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, फायर स्टेशन हो गया, जैसे जब ट्रांसपोर्ट पढ़ाओ तो रेलवे स्टेशन घुमा सकते हो, वाटर पढ़ाओ तो रिवर और पॉन्ड घुमा सकते हो, मार्केट हो गया, फैक्ट्री हो गया। सेफ्टी मेजर के साथ जाना है अगर आप कहीं जैसे फैक्ट्री और अदर प्लेसेस में बच्चों को लेके जाते हैं। म्यूजियम हो गया, डेली फॉर्म हो गई, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं प्लेसेस जहाँ फील्ड ट्रिप के लिए बच्चों को ले जाया जा सकता है। जैसे ये बस जा रही है, स्कूल के बच्चों को नेचुरल पार्क में लेकर जाइए, ठीक है, नेचर पार्क में। तो दिस इज फील्ड ट्रिप। शैक्षिक भ्रमण क्या होनी चाहिए, ये बेस्ट रिसोर्स होता है बच्चों को ईवीएस सिखाने का, क्योंकि वो देखते हैं आसपास के वातावरण को, फिर उससे सीखते हैं। प्री प्लानिंग होनी चाहिए, और ऐसे ही नहीं, प्री प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, नज़दीक के किसी भी स्थान पे उसे फील्ड ट्रिप कहते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं जो अभी तक हमने सीखा, तो देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फील्ड ट्रिप इन ईवीएस। तो इनमें से ईवीएस में फील्ड ट्रिप शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करना, नहीं। कंप्लीटिंग द सिलेबस क्विकली, रॉन्ग। पाठ्यक्रम के तथ्यों को रटना, नहीं। रोट मेमोराइजेशन तो आपको कहीं भी उसको टिक नहीं करना है, किसी भी सीटेट के सिलेबस में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। प्रत्यक्ष अवलोकन,
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड वास्तविक जीवन के अनुभवों, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट कि बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सके, रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीख सके। जो एनसीईआरटी में ईवीएस में बुक है तो उसमें बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं ताकि बच्चे उसमें से सीख सकें। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे पीवाईक्यूज हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी को डाकघर पोस्ट ऑफिस ले जाता है ताकि वे डाक सेवाओं, पोस्टल सर्विसेज को समझ सके। यह किसका उदाहरण है? तो रोड लर्निंग, फील्ड ट्रिप, व्याख्यान विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो ये किसका उदाहरण है? ये फील्ड ट्रिप का उदाहरण है कि आप पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को आपने पोस्ट ऑफिस लेके गए हो ताकि वो देख सकें पोस्ट ऑफिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईवीएस कक्षा, ईवीएस क्लासरूम की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे देखिए निगेटिव लिखा हुआ है, नहीं है। ये नॉट वाले को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कई बार हमें कॉन्सेप्ट भी पता होता है, आंसर भी पता होता है, बट हम नॉट नहीं पढ़ते हैं तो हम सही वाले में टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पे जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो गतिविधि आधारित, ये तो सही है, ये गलत वाला आंसर हो गया, तो सही होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। रोड मेमोराइजेशन ये नहीं होना चाहिए। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेस ये भी सही है। तो आंसर क्या निकला? जो गलत था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट क्योंकि नॉट हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा, ईवीएस क्लासरूम में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो ईवीएस कक्षा में जो टीचर होती है उसका मेन रोल क्या होता है? लेक्चर देना? नहीं। एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना जो बच्चों को एक्सप्लोरेशन एवं इंक्वायरी के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो ईवीएस क्लासरूम है उसमें टीचर की भूमिका क्या होती है? वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है जो बच्चों को एक्सप्लोर करने में, इंक्वायरी करने में हेल्प करता है, उनको प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी अपने स्थानीय क्षेत्र, लोकालिटी के जल स्रोतों, वाटर रिसोर्सेज की जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो यह एनसीएफ 2005 के किस सिद्धांत को अच्छी तरह से दर्शाता है? तो जब आप बच्चों को लेकर जाते हो वाटर रिसोर्सेज में की इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो ये एनसीएफ के कौन से जो सिद्धांत को बताता है, फिर दर्शाता है? रोड लर्निंग? नहीं। लर्निंग बाय पनिशमेंट? नो। विद्यालय के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ना, कनेक्टिंग नॉलेज विथ लाइफ आउटसाइड। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द सही है। प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि उनका जो नॉलेज है उनको रियल लाइफ आउटसाइड जो स्कूल है, रियल लाइफ है, उससे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ईवीएस लर्निंग शुड प्राइमरली बी। तो एनसीएफ के अनुसार ईवीएस की लर्निंग किस पे फोकस होनी चाहिए? एग्जामिनेशन ओरिएंटेड? नहीं। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड? नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट कि बच्चे को सेंटर में रखना है, एक्टिविटी से सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस इज टू फोकस ओनली ऑन, मेन ऑब्जेक्टिव ईवीएस का क्या है? फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग? नहीं। टेक्स्ट बुक से हमें बाहर आना है, हमें न्यूज़पेपर हो गया, बाहर की जो नॉलेज हो गई, आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, उससे बच्चों को सिखाना है। टेक्स्ट बुक बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक गलत है। डेवलप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट कि मेन जो ईवीएस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, बच्चों को सेंसिटिव बनाना है इन्वायरमेंट के प्रति, रिस्पॉन्सिबल बनाना है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर सकें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस टेक्स्ट बुक में फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमने कौन कौन सी थीम्स पढ़ी थी? चलो थीम्स का आ गया तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टोटल ईवीएस में कितनी थीम्स थी? 6 थीम्स थी, राइट। फर्स्ट कौन सी थी? फैमिली एंड फ्रेंड्स। गुड। सेकेंड थीम कौन सी थी बताइए? फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकेंड फूड, वेरी गुड। देन थर्ड क्या थी? शेल्टर, गुड। देन फोर्थ में क्या था? शेल्टर के बाद क्या था? वाटर, वेरी गुड। फिफ्थ में क्या था? ट्रेवल, वेरी गुड। देन सिक्स में क्या था? थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना।
वेरी गुड। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में टोटल कितनी सब थीम्स थी? 4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईवीएस टेक्स्ट बुक में फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को केवल फैमिली मेंबर्स के नाम याद कराना? नहीं। बच्चों को रिलेशनशिप, डाइवर्सिटी, केयर, शेयरिंग एवं लिविंग वर्ल्ड को समझाना। तो बी सही है कि फैमिली और रिलेशनशिप थीम क्यों रखी गई है? ताकि बच्चों को रिलेशनशिप के बारे में, डाइवर्सिटी, केयर, शेयरिंग, लिविंग वर्ल्ड, इन सब के बारे में समझाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड थीम इन ईवीएस मेनली हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। तो जो फूड थीम है ईवीएस की, वो बच्चों को किस में हेल्प कराती है? ओनली कुकिंग, खाना बनाने में? नहीं। फूड सोर्सेस, गुड फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। जो फूड थीम के अंडर जो चैप्टर है उसमें क्या क्या बताया गया? फूड के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, अच्छी फूड हैबिट क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर डिस्कस्ड इन ईवीएस मेनली टू हेल्प चिल्ड्रन। जो अलग अलग प्रकार के हाउसेस डिस्कस किए गए हैं ईवीएस में, वो क्यों? बच्चों को क्या समझने के लिए हेल्प करते हैं? हाउस का डेकोरेशन कैसे करना है? नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, रीजन एंड शेल्टर, कि क्या रिलेशनशिप है? जैसे कश्मीर में अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं जो कि लद्दाख में बनाए जाते हैं या फिर एमपी में बनाए जाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्स चिल्ड्रन व्हाई पीपल लिविंग इन राजस्थान एंड कश्मीर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। दिस क्वेश्चन डेवलप्स। जो भी हमने बात की कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस डिफरेंट प्लेसेस में क्यों होते हैं, जैसे राजस्थान और कश्मीर के हाउस अलग अलग तरीके के होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो जब टीचर पूछता है बच्चे से कि जो लोग हैं वो राजस्थान और कश्मीर में अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं, इस क्वेश्चन से क्या डेवलप होएगा? रोट लर्निंग, एनालिटिकल थिंकिंग, बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो रही है। वो उसकी एनालिटिकल थिंकिंग मतलब उसका जो क्वेश्चन पूछने का से उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर थीम मेनली एम्स टू डेवलप। जो वाटर थीम है उसका मेन एम क्या है, क्या डेवलप करना चाहता है? मेमोराइजेशन? नहीं। अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन, वाटर के संरक्षण में, पानी के संरक्षण की अवेयरनेस लाना चाहता है कि हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है, वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमें उसे कंजर्व करना है। वी हैव आप बोल सकते हो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेबल, जो कि पीने योग्य पानी है। वैसे तो पानी बहुत है, समुद्र में पानी भरा हुआ है, बट पीने योग्य जो वाटर है वो लिमिटेड है और हमें उसे कंजर्व करना है। अगला सवाल है, ईवीएस के थिंग्स वी मेक एंड डू, हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम में, जो ऑक्यूपेशन को क्यों शामिल किया गया है? तो ऑक्यूपेशन को क्यों शामिल किया गया हमें बताना है। फर्स्ट है, केवल व्यवसाय प्रोफेशंस के नाम याद दिलाने के लिए। आप देखोगे ईवीएस में कि डॉक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस जो होते हैं उसमें सब इंक्लूडेड है, तो आपको केवल वो नाम याद कराने हैं? नहीं। फिर है वर्क, वर्कर्स तथा डिग्निटी ऑफ लेबर के प्रति सम्मान विकसित करने में। बिल्कुल सही, कि उसमें है ना कि पीपल दैट हेल्प अस, जिनके बिना हमारी लाइफ हो सकता है उतनी सुटेबल तरीके से ना चले, जो वर्कर्स हो गए, जो झाड़ू लगाने वाले अंकल हो गए, तो ये सब क्यों दिया गया है? ताकि वर्कर्स और वर्क के प्रति डिग्निटी जो है, सम्मान की भावना जो है बच्चों में हम डेवलप कर सकें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कुम्हार पॉटर को कक्षा में मिट्टी के बर्तन, पॉटरी बनाने के प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता है। को कुम्हार को बुलाता है, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, तो उसको बुलाता है कि आप अपना काम दिखाएं। तो ये किसका उदाहरण है? ये किसका एग्जाम्पल है? लेक्चर मेथड का? नहीं। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, डिक्टेशन या फिर ड्रिल मेथड? तो ये किसका है? सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा था ना कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज करना है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हो गए कि वो कुम्हार बर्तन बना रहा है। तो हम जब थिंग्स वी मेक एंड डू जब हम पढ़ाते हैं थीम के अंदर जो चैप्टर्स हैं, तो उसमें हम ऑक्यूपेशंस पढ़ाते हैं। तो ऑक्यूपेशन जब आप पढ़ाओगे कुम्हार, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप किसी कुम्हार को क्लास में बुला के और उससे बर्तन बनवा के दिखाओगे, तो बच्चे को पता चलेगा कि वो बर्तन कैसे बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, ये सारे PYQs हैं 2024 में आया हुआ। कथन क्या है? द क्यूरिकुलम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज थीम बेस्ड एंड ईच थीम इज इंटर रिलेटेड।
तो जो क्यूरिकुलम है ईवीएस का वो क्या है, थीम बेस है, और सारी की सारी जो थीम है वो इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल सही है। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो ये तो सही है। फिर रीज़न क्या है, द मेन रीज़न फॉर कीपिंग द सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज थीम बेस्ड इज दैट इट क्रिएट्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम एंड ईच थीम बिगन्स विद अ क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि उसका जैसे वो घर से आ रहा है तो उसका मेन जो इंटरेक्शन है वो फैमिली के साथ है, तो फैमिली के बारे में वो जानेगा। एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ाओगे वाटर रिसोर्सेज तो वाटर के बारे में जानेगा, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। सो और assertion and reason are correct and our option number 3 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड ईवीएस क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी लीस्ट लाइकली टू। अब देखो यहाँ पे लीस्ट बताना है, मतलब आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना है, जो लीस्ट होगा मतलब जो सबसे कम ईवीएस क्लासरूम के बारे में बता रहा होगा वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी सीन शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस व्हाइल डिस्कसिंग इन द क्लास। तो बच्चे को आप कैसे देखोगे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं जब वो डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, तो ऐसा देखा जाता है, ये तो सही है। चिल्ड्रन विल बी सीन इन द क्लासरूम लिसनिंग टू द टीचर। बच्चे क्लासरूम में दिखाए जाएंगे, कैसे दिखेंगे आपको, टीचर का सुनते हुए। आप इसको आप देखोगे तो एक तरीके से सही लग रहा है कि ऑफकोर्स बच्चे तो टीचर का सुनेंगे ना, बट अगर आप बात करो टीचर सेंटर्ड की, वहाँ पे सिर्फ सुनते हैं तो उस हिसाब से ये गलत है ऑप्शन, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा लीस्ट लाइकली। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, देन हम आते हैं, अगर कोई ऑप्शन गलत नहीं हुआ तो यही हमारा आंसर होगा। चिल्ड्रन विल बी सीन एक्टिवली वर्किंग इन द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, ये भी सही है, वो एक्टिवली वर्क करेंगे। नेक्स्ट है द सीटिंग अरेंजमेंट विल बी सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज होंगी बच्चे की एक्टिविटी के अनुसार। अब इसको समझने की जरूरत है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है विल बी सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चे जैसे एक्टिविटी करेंगे उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती रहेंगी। तो अब ऑप्शन 2 है कि 4 है, अब इस पर आपको डिसाइड करना है कि चिल्ड्रन विल बी सीन इन द क्लासरूम लिसन टू द टीचर, टीचर को सुनते हुए दिखाई देंगे, और सीटिंग अरेंजमेंट विल बी सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चे जैसे एक्टिविटी करते जाएंगे उनकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती जाएंगी। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 को हम करेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।